नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 20 घंटे बाद संसद का विशेष सत्र होना था। अपोजिशन महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण मुद्दा हो, चाहे गलवान हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे ईरान युद्ध हो, तमाम महत्वपूर्ण देश और अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर स्पेशल सेशन और चर्चा की मांग करती रह जाती है। स्पेशल सेशन नहीं कॉल किया जाता। दो राज्यों में मतदान होगा 22 तारीख को। मतदान से पहले, सप्ताह भर पहले स्पेशल सेशन, जब उन राज्यों में तमाम सांसद, तमाम नेता चुनाव प्रचार में होंगे, उस वक्त स्पेशल सेशन। आखिर मकसद क्या है? मकसद बताया जा रहा है नारी शक्ति वंदन का, कि नारी शक्ति की वंदना करेंगे मोदी जी। महिला आरक्षण देंगे इस देश को, महिला आरक्षण बिल पास करवाएंगे, संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा और पास करवाया जाएगा महिला आरक्षण बिल। देश की संसद में अब 543 नहीं 850 लोकसभा सांसद बैठेंगे। ये मोटिव क्या है? इस मोटिव को समझने के साथ साथ 3 बजे की मीटिंग की चर्चा जो विपक्ष करने जा रहा है क्या? वो मीटिंग समझिए कि हो ही गई। उसमें मीटिंग में निर्णय भी करीब करीब तय है। क्या है निर्णय? दरअसल 20 घंटे पहले, इस विशेष सत्र के 20 घंटे पहले, पूरा विपक्ष मोदी के 12 साल के सबसे बड़े खेल को फेल करने की तैयारी कर रहा है। सबसे बड़ा खेल क्या है? अब तक 2014 से 2026 तक मोदी के किसी भी ऐसे कदम को जो इस देश में लोकतंत्र को और संविधान को खत्म कर सकता है, उसको रोकने की जो ताकत रही, वो ताकत रही है मोदी के पास 2/3 बहुमत ना होना और विपक्ष के पास कितनी स्ट्रेंथ होना कि वो किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को खारिज करवा सके। 850 सांसदों को जिस तरीके से लाने की कोशिश है, बिल की कॉपी जो सांसदों को बांटी गई है, वो बिल की कॉपी बाहर भी कुछ लोगों के पास आई। उन्होंने इस बिल को पढ़ा, उसमें से एक योगेंद्र यादव, पूरा फुर्सत से बिल के एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को पढ़ा। जब बिल को पढ़ा तो पर्दाफाश हुआ कि ये तो वो कोशिश है जिसके कामयाब होने पर इस देश में लोकतंत्र और संविधान की इतिश्री है, समाप्त, खत्म। इसके बाद मोदी को कोई नहीं रोक पाएगा कुछ भी करने से। कुछ भी जो मन में आएगा वो करेंगे और कोई नहीं रोक पाएगा। ये 850 की स्ट्रेंथ वाली संसद, लोकसभा, ये महिलाओं को ताकत देने के लिए नहीं है, ये मोदी को ताकत देने के लिए, मोदी की मनमानी को ताकत देने के लिए है, जिस मनमानी को प्रकारांतर में आप तानाशाही के रूप में देखेंगे। पक्का तानाशाही आज की तारीख में भी है, लेकिन आज की तारीख में अंकुश है। वो अंकुश खत्म हो जाएगा, फिर जो पतली सी रेखा है तानाशाही में, डिक्टेटरशिप में और लोकशाही में, तो लोकशाही तानाशाही में पूरी तरह तब्दील हो जाए। जरा उन पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स बिल में सामने आए हैं, उन पॉइंट्स को हम आपको बताते हैं और फिर ये बिल क्या पास हो पाएगा और पास होगा तो कैसे हो पाएगा, वो सब समझते हैं। भाव को ले आइए, जरा जोड़ लीजिए। स्वागत है भाव। 2 हेडलाइन बस है, 2 हेडलाइन दिखा दीजिए, ज्यादा कुछ इसमें दिखाना नहीं है, समझना है। महिला आरक्षण और परिसीमन, क्या एनडीए के पास है संविधान संशोधन के लिए जरूरी जादुई नंबर? क्या विपक्ष बनेगा रोड़ा? इसको रोक दीजिए यहीं पे, मतलब इस हेडलाइन को हटा के रुक जाइए। नंबर्स की बात है, नंबर्स हटा दीजिए इसको भैया, फिर रुक जाइए। हाँ, नंबर्स की बात बड़ा क्लियर समझ लीजिए कि 293, ये 293 सांसद एनडीए के आज की तारीख में, सब जोड़ घटा करके
545 में इस विधेयक को, इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित करवाने के लिए साधारण बहुमत से नहीं होगा, ये 2/3 से होगा, 2/3। 362 सांसद चाहिए। 293 और 362 बहुत बड़ा अंतर है, 69 का अंतर है। 69 70 मतलब एमपी अगर हो तो कंफर्टेबली ये निकाल पाएंगे। राज्यसभा में 141, अब जो अभी जीते उते हैं सब, वहां पर 164 चाहिए, 23 सांसद और चाहिए। राज्यसभा में तो इनके पास कुछ पुराने, ये जगन है, ये सब जो गन पॉइंट पर है, जगन जो है राव चंद्रशेखर राव, CSR, इन सबको आप बीजेडी तो वो है नवीन पटनायक की पार्टी, लेकिन अब वो जेबी हो चुकी है बीजेपी की, उनको घुमा फिरा करके आप ला सकते हो। लेकिन मसला लोकसभा में फंसेगा, जहां पर 69 सांसद चाहिए, जहां पर जगन ढक्कन है, जहां पर नवीन पटनायक की पार्टी को आप ही खुद खाए हो तो लाओगे कहां से, जहां पर बीआरएस को खत्म आपने ही किया है, तो वो मतलब ये सब के सब लोकसभा में सिर्फ कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी, मैं सिर्फ इतने बात कर रहा हूं, ये अगर इकट्ठा हो गए तो 137, मतलब तीनों को मिला दिया जाए तो ये 200 हो जाते हैं। इन तीनों को 200 नहीं, 200 से ऊपर हो जाते हैं, 200 क्रॉस हो जाते हैं। तो 543 में से 200 गए तो 343 बचे, 362 चाहिए। सिर्फ कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी, सिर्फ 4 पार्टियां, बाकी फुटकर वाले उद्धव, शरद पवार, इनको छोड़ दीजिए, सिर्फ 4 पार्टियां इस बिल को रोक सकती हैं। ये नंबर का हिसाब किताब है। लेकिन इसको रुकने के साथ साथ मोदी जी पूरे देश में महिलाओं के तारनहार के रूप में जो जाएंगे, उसका सच बताना जरूरी है। ये महिलाओं के लिए नहीं कर रहे, फिर कहूं मोदी अपने लिए। मोदी किसी के लिए दुनिया में आज तक जन्मे तब से कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने लिए। हाँ। ये एक पॉइंट, ये क्या कहेंगे, जैसे ही ये बिल गिर जाता है विशेष सेशन में, तमिलनाडु और बंगाल में ये दोनों पार्टियां इस बिल के विरोध में थी और ये महिला विरोधी है, ये बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आशीष जी जो बता रहे हैं, ये बेसिकली ये बिल ही महिला विरोधी है। हाँ, महिलाओं के नाम, महिलाओं के लिए, महिलाओं के विरोध में लाया गया बिल है। बहुत खतरनाक है। मैं अब लाता हूं अगली हेडलाइन, तब उस पर ही चलते हैं, फिर भाव पास चलेंगे, इसको डिटेल से समझेंगे। लाइए हेडलाइन लाइए। महिला आरक्षण के नाम पर लोकसभा सीटें 850 करने वाला संविधान संशोधन खतरनाक। ये जो है ट्वीट लाइए योगेंद्र यादव का, उनके हाथ लगी इसकी कॉपी। उनकी जो है, पहले ट्वीट दिखा दीजिए, फिर कॉपी साइड में चला दीजिएगा ट्वीट। इस ट्वीट को मैं हिंदी इसका अनुवाद पढ़ देता हूं। ये लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी संविधान संशोधन 131वां संशोधन विधेयक 2026 की एक प्रति देखी है, जिसे इस सप्ताह संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाना है। यह सबकी आशंकाओं से भी बदतर है। मतलब जितना हम आप आशंकित हैं इस बिल से, उससे ज्यादा बुरा है, उससे ज्यादा भयावह और खतरनाक है। यह राज्यों के लिए सीटों के पूर्ण पुनर्वितरण और निर्वाचन क्षेत्रों के मनमाने ढंग से सीमांकन के लिए रास्ता खोलता है। यानी जो किसी भी क्षेत्र की चौहद्दी होती है, जिसको परिसीमन कहते हैं, ये मनमाने तरीके से होगा। और मनमाने तरीके से कभी भी अगर परिसीमन को मनमाने ढंग से करने की छूट मिल गई, तो किसी भी राज्य में सीटों का इस तरह विभाजन किया जा सकता है कि उस प्रदेश में 80% सीट एक पार्टी जीत ले। जहां पर भी कंसंट्रेटेड ऐसी आबादी है, जो आबादी तय है कि हमको वो मतदान नहीं करेगी, उन सबको एक जगह उस कंसंट्रेटेड को, वो 50 सीट पे अगर प्रभाव डालने वाली है, तो उसको ऐसे जगह इकट्ठा कर दो कि 15 सीट वही जीत ले, 35 सीट खाली हो गया, एकदम सेफ हो गया। ऐसे परिसीमन करना कि विरोधी मतदाताओं को एक जगह पर संकेंद्रित कर देना, कंसंट्रेट कर देना, जो कई सीटों को प्रभावित करने के बजाय सिर्फ एक सीट पे सिमट जाए या चंद सीटों पर सिमट जाए। अब इसके पॉइंट्स देखिए। पॉइंट्स, जो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, पहला एरो,
जैसा कि अपेक्षित था, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के नाम पर यह मूल रूप से शीघ्र परिसीमन को सुविधाजनक बनाने और लोकसभा का आकार बढ़ाकर 815 करने का कदम है। 815 नहीं, 850, 815 राज्यों से होंगे और 35 केंद्र शासित प्रदेशों से। सेकंड पॉइंट, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रियों के आश्वासनों के विपरीत इस विधेयक में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के वर्तमान अनुपात को बनाए रखने की कोई गारंटी नहीं है। देखिए कैसे झांसा दिया। क्यों? तमिलनाडु के लोग समझे इस बात को। ये कहेंगे कि महिला आरक्षण, दरअसल जब परिसीमन की बात हो रही थी तो साउथ क्यों खड़ा हो गया था और चेन्नई में एक मोर्चा बनाया था स्टालिन ने, क्योंकि अगर सीटें बढ़ी और जनसंख्या के मुताबिक बढ़ी परिसीमन हुआ तो साउथ इररिलेवेंट हो जाएगा इस देश की पॉलिटिक्स में। कोई भी पॉलिसी साउथ को ध्यान में रख के बनाई जाए न बनाई जाए, इस पर कोई चेक नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस पॉलिसी को पास करवाने के लिए संख्या बल नॉर्थ ही दे देगा। तो दक्षिण के राज्य बिल्कुल कट जाएंगे इस देश से, मुख्य धारा से बाहर हो जाएंगे, राजनीति में प्रासंगिकता उनकी खत्म हो जाएगी। इस पर विरोध था। मोदी और मोदी के तमाम मंत्रियों ने चुनाव प्रचारों में ये हल्ला किया, बताया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, साउथ की प्रासंगिकता बनी रहेगी, हम ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं। इस बिल में इस बात की कहीं कोई गारंटी नहीं दी गई है। जो मौजूदा रोक है 1971 की जनगणना पर आधारित, जिसे 26 तक के लिए बढ़ाया गया था, ये 71 की जनगणना पर आधारित जो है ना, ये 2000 अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया, उन्हीं के समय में। 2026 मोदी ने नहीं किया है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में किया गया था 2026 तक, कि 71 वाला ही फॉर्मूला रहेगा। इसको जो है इस रोक को, 71 वाली रोक को ये जो संविधान संशोधन है ये हटा देगा और बिना किसी सुरक्षा उपाय के जो है सरकार इसको ला रही है, यानी झूठ बोला पूरे देश से मोदी और मोदी के मंत्रियों। तीसरा पॉइंट, इससे भी बुरी बात यह है कि पुनर्वितरण के लिए किस जनगणना को आधार बनाया जाएगा, इसका निर्णय संविधान से छीनकर कानून के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया है, यानी साधारण संसदीय बहुमत के अधिकार से। अब समझिए, पहले जो किस जनगणना पे 2011 की जनगणना पर पुनर्वितरण होगा, परिसीमन 21 पर होगा, इसके लिए संविधान संशोधन लाना पड़ता था। ये छीन करके साधारण कानून के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया है, जिसको अब आधे मतलब 50% बहुमत से पास करवा लिया जाएगा। ये समझिए, इसके बाद यानी अगला बिल वही आएगा परिसीमन के लिए, पुनर्वितरण के लिए, और उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करवा लिया जाए। अगला पॉइंट है, वास्तविक पुनर्वितरण और सीमाओं का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा, जिनके बारे में संविधान मौन है और इसे न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। मतलब संविधान में भी इसमें बहुत क्लियरिटी नहीं है वास्तविक पुनर्वितरण और सीमाओं के निर्धारण पर परिसीमन आयोग का जो है, और न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। इसको मैं कहूंगा कि निवेदन है कि थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि मामला बहुत टेक्निकल सा है, बहुत रोचक नहीं है, बहुत थोड़ा सा भारी बोझिल है। लेकिन ये बोझ अगर उठा लिए तो हो सकता है देश ज्यादा बोझ में न दबे, तानाशाही बोझ में न दबे। ये जो है बिल की कॉपी है, मैं भाऊ के पास अब सीधे चल रहा हूँ, फिर आगे स्टालिन को भी सुनवा देंगे और एक आध बाइट और है। भाऊ, ये मोदी जी का असल खेल क्या है? असल खेल आशीष ये है कि जीवन भर सत्ता में रहने का जुगाड़ है। मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि इन्होंने 2000 जो पिछले 24 का चुनाव था लोकसभा का, वो मुंह पे खाई और ये बैसाखियों पे आ गए। इन्हें ये समझ में आ गया कि विपक्ष जीत कैसा, विपक्ष को सीटें कहां से मिली। ये जो आखिरी पॉइंट, चौथा पॉइंट है, वो सबसे घातक पॉइंट है। ये हर सीट का परिसीमन और उसकी ज्योग्राफी इस हिसाब से करेंगे, उसका भूगोल हर सीट का ऐसा बदलेंगे जिसमें विपक्ष के पास इन 850 में से 150 सीटें भी नहीं रहेगी। मैक्सिमम सीटें, उदाहरण के तौर पे जो सीटें समाजवादी पार्टी को मिली है, तो समाजवादी पार्टी को जो सीटें मिली उसमें वो ऐसा ज्योग्राफिकल चेंजेस करेंगे कि समाजवादी पार्टी के कंसोलिडेट वोट एक असेंबली में आ जाए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ जाए,
3 कॉन्स्टिट्यूंसी जहां समाजवादी है, उसमें से समाजवादी के मोहल्ले यदि आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लाए और बाकी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी फ्री करवा दी, तो समाजवादी की 2 सीटें गई और 1 में आ गई समाजवादी, क्योंकि आपने उसका एक जगह कंसोलिडेट कर दिया। ऐसा कर करके जहां मुस्लिम बहुल है, जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम सीटें मतदान है, वहां बीजेपी को नहीं मिलती, उनको 25-25 में स्प्लिट करेंगे, ताकि वो किसी भी जगह जाकर अपना बहुमत नहीं होगा। और ये अपना जुगाड़, ये बहुत डाटा एनालिसिस करके इन्होंने पूरा प्रारूप तैयार करके रखा है। सारा एवरीथिंग इज रेडी, कितनी सीटें होगी, कौन सी सीटें होगी, कौन से मोहल्ले हटाए जाएंगे, ये सारा रेडी है। बस एक बार पार्लियामेंट से ओके होना चाहिए, उसके बाद धराधर लागू होगा। इसको कोई कोर्ट में नहीं लेके जाएगा, इसमें कोई इसमें कोई एक बार वो जो परिसीमन का जो कमीशन है, उसमें कोई रबर स्टैंप एक आधा खड़ा होगा। ज्ञानेश कुमार जैसे बहुत लोग होते हैं, पार्लियामेंट में भी बहुत लोग हैं रबर स्टैंप, वो बैठ के खड़े हो जाएंगे। हो सकता है वो दुबे को ही बिठा दे कि तू ही बैठ जा उस पर परिसीमन का कमिश्नर बन के, या किसी रिटायर्ड, हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी रिटायर्ड अब आजकल काम करने लगे पार्ट टाइम। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति कभी ऐसा काम नहीं करते थे। राष्ट्रपति पद की गरिमा होती है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के चेयरमैन बने हुए हैं, वो अपने लगे हुए हैं सरकार के आदेशों पे काम करने के लिए, जिनके आदेशों पे सरकार चलती थी। तो अब किसी को बिठा देंगे और उसके हिसाब से अपने मन हिसाब से काम करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इसको कोई लॉजिक नहीं है। पिछला परिसीमन का मैं लॉजिक तुमको बताता हूँ। मेरा जिला है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब यवतमाल डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने डिसॉल्व करके वाशिम कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, यवतमाल कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म कर दी। तो वाशिम में कुछ यवतमाल का हिस्सा लगा दिया। और एक गांव है जहां मेरा बचपन का स्कूलिंग हुआ, आरणी, वो एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको इन्होंने चंद्रपुर के साथ जोड़ा, जो चंद्रपुर नागपुर के पास है। कोई बॉर्डर शेयरिंग नहीं है। ये विधानसभा उठा के चंद्रपुर में डाल दी। अब वो चंद्रपुर का जो विधायक है, सांसद है, उसके लिए चंद्रपुर से आरणी आने के लिए 6 घंटे का ट्रैवल है, रोड ट्रैवल। तो नोएडा की एक कॉन्स्टिट्यूंसी उठा के ये फरीदाबाद में जोड़ देंगे कि पास पास है, लेकिन नोएडा की कॉन्स्टिट्यूंसी कानपुर में जोड़ दिया तो क्या करोगे आप? नोएडा का एक विधानसभा क्षेत्र कानपुर में जोड़ दिया। ये मैंने मेरे जिले के साथ हुआ, मैं देखता हूं। पूरे जिले में सांसद अलग है, वो आरणी वाला सांसद अलग है। चंद्रपुर के सांसद को 2 कलेक्टर को पास भागना पड़ता है, यवतमाल का भी कलेक्टर, क्योंकि वो आरणी एक कॉन्स्टिट्यूंसी उसके पास आई है। क्योंकि आपने वाशिम पूरा किया और ये बचा, अब इसको क्या करें, चंद्रपुर में जोड़ दो। चंद्रपुर कहां, जैसा कानपुर और नोएडा वैसा चंद्रपुर और आरणी है। तो ये सारे खेल होंगे, आप देखते रहोगे कि जहां मुस्लिम बहुल है, यहां की विधानसभा 4 विधानसभा जोड़ के एक तीसरे जिले में डाल दिया। जाओ, तुम्हारी एक मुसलमानों की कॉन्स्टिट्यूंसी, 4 जिले बिगाड़ते हो ना, एक ही जिला बिगाड़ो, 3 बीजेपी ले जाएंगी। कोई चैलेंज नहीं। कौन चैलेंज करेगा? कौन चैलेंज करेगा? कोई चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनली और कोर्ट में जा नहीं सकते। और ये सारे जो बार बार जो 2/3 है, इसको सिंपल मेजोरिटी पे लेके आई है। मतलब आपको यदि चेस खेलना है तो आप पहले ही कानून बदल दो कि नहीं, मेरा हाथी तो भाई टेढ़ा चलेगा और ऊंट सीधा चलेगा, मेरे रूल। खेलो चेस, जीतो मेरे से। नहीं, आप तो कह रहे थे ऊंट सीधा चलेगा, और टेढ़ा क्यों चल रहा है? मूड है ऊंट का, टेढ़ा हो गया। चलो हम कह रहे टेढ़ा चलेगा, अब 2 सीधा चलने के बाद 1 टेढ़ा चलेगा, बोलो क्या करेगा तुम? और ये नाम हो रहा है महिलाओं का। महिलाओं के लिए इस बिल में कुछ भी नहीं है। इस पूरे बिल की कॉपी आपने देखी होगी, तो उसमें यह नहीं लिखा है कि महिलाओं को 33% जो है वो किस बिना पे होगा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी महिला के लिए छोड़ी जाएंगी, क्या चिट्ठियां उठाई जाएगी, कैसी 33% होगी, हर राज्य में 33% होगी या ओवरऑल 33% होगी?
उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इसके लिए रिजर्वेशन नहीं होगा या नहीं नहीं होगा? नहीं 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 तो फिर ये आप मनुस्मृति लागू कर रहे हो। नहीं जो शेड्यूल ये कास्ट, जब लोकसभा की सीटें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, हाँ, तो महिला में भी होनी चाहिए। तो महिलाओं में क्यों 100% नहीं है? 100% होनी चाहिए। इस 33% के भीतर भी कोटा होना चाहिए कि लेकिन उसका जितनी कोई महिलाओं जिक्र नहीं है। तो ये महिलाओं के लिए है ही नहीं, महिलाओं के नाम से ये ला रहे हैं ताकि दोनों राज्यों में चुनाव के टाइम पे ये बताया जाए कि ये दोनों सरकारें जो चल रही है घोर महिला विरोधी है, ये महिलाओं को ताकत नहीं देना चाहती, ये प्रोपेगेंडा करने के लिए। अब मुझे पिछली बार बताओ, 2023-24 के चुनाव के पहले 2023 में एक सत्र विशेष बुलाया गया, किसी को लगा पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और 33% कब दोगे पता नहीं, कैसा दोगे पता नहीं, लेकिन बिल ला लिया, सभी ने दिया उसका साथ, क्योंकि लगा भाई महिलाओं का बिल है, कौन बुराई लेगा। और पूरे डंका कि हमने महिलाओं को 33% दिया, हमने 33, कब दिया, कैसा दिया, कौन सा फॉर्मेट में दिया, बस बिल ले आए, डंका बजा दिया। उस बिल के बारे में बड़ी बात यह भी है कि जब कोई अति सक्रिय होता है तो संदेह के दायरे में अपने आप आ जाता है। जब बिल आया तो ये कहा गया कि 2027 में, और जनगणना का प्रोसेस भी अभी शुरू हुआ था, 27 तक जनगणना पूरी होगी, 27 के एंड तक जनगणना हो जाएगी या 28 तक हो जाएगी, उसके बाद परिसीमन होगा नए सिरे से, और उस परिसीमन के बाद महिला आरक्षण इम्प्लीमेंट किया मोस्ट जाएगा। कॉमन सेंस है, मोस्ट हाँ। कॉमन सेंस। 2011 का जनगणना होने के बाद आज 25 साल हो गए, तो 25 साल पुराने डाटा पे क्यों आप परिसीमन करना चाहते हैं? 25 साल में क्या जनसंख्या बढ़ी नहीं है? आपको तो हर जनगणना के बाद एक बार परिसीमन करके देखना चाहिए। और यदि जनगणना अभी हो रही है, जनगणना डिजिटल हो रही है, जनगणना के आदेश शुरू हो गए, और जिस महीने से जनगणना शुरू हो रही है वो महीना शुरू हो गया है, इसका मतलब टेक्निकली जनगणना शुरू हो गई है। जनगणना का प्रोसेस जो जनगणना के लिए इन्होंने बोला गृह मंत्रालय ने, जनगणना 2028 के पहले खत्म होनी है। जनगणना डिजिटल है, इसलिए उसका कंप्यूटिंग ऑफ द फिगर जिसको बोलते हैं, वो कोई मैनुअल तो है नहीं टोटल लगाने वाला, डिजिटल है, तो ये बहुत जल्दी कंप्यूट हो जाएगा। तो जब जनगणना आपके पास तैयार होगी और यदि आपके पास परिसीमन के फॉर्मूले तैयार है, तो वो जनगणना पे अप्लाई कीजिए और 29 के चुनाव के पहले आप परिसीमन करिए। जब आपके पास जनगणना अभी 2 साल बाद की फिगर आने वाले हैं, आप 25 साल पुराने फिगर पे क्यों करना चाहते? क्या ऐसी जल्दी हो गई? जल्दी हो गई। देश इसके पीछे एक ही वजह है, देश नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो चुका है। यह हकीकत है भाऊ कि देश अब 80% देश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। अब इन्हें ये जल्दी में है कि किसी तरह से इस सत्ता को बिल्कुल शिकंजे में कस ले, इसको बंधक बना ले, जंजीरों में इस सत्ता को बांध करके, मतलब लोकतंत्र को जंजीरों में बांध करके सत्ता को अपने पास एक कमरे में, काल कोठरी में बंद कर दिया जाए कि अब सत्ता यहीं पे है। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये पिछले 2024 के चुनाव के बाद से ये रोड मैपिंग कर रहे हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी का। एग्जैक्टली, एसआईआर उसका पहला एसआईआर उसका पहला है, जो उन्होंने महाराष्ट्र में सक्सेस करवा के दिखाया, जो उन्होंने हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह पे, बिहार में, तो उसके नतीजे सामने देख रहे हैं। और उसके बाद अब ये परिसीमन होगा। परिसीमन मतलब ये परमानेंट मोहर। मैं फिर कहता हूं कि यदि यूपी में 5 जिले हैं जहां मुस्लिम मतदाता इन्फ्लुएंस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 1 50% मुस्लिम, 2 50% मुस्लिम, 3 50% मुस्लिम, 3 सीटें हो गई मुसलमानों की। ये क्या करेंगे, सारे मुसलमान इकट्ठा कर देंगे, 1 सीट तुम्हारी, 2 सीट छोड़ दो। ऐसा कर करके ये सारी सीटें मार्जिनाइज कर जाएगी, और जो हार्डकोर कांग्रेस की सीटें हैं उनको इकट्ठा करके आपकी 100 सीटें है ना, आपको 50 तक ले आएंगे परिसीमन में, बाकी 50 हमारी। ऐसा करके 2/3 पे आने का प्रयास करेंगे।
ये 850 में 700 जीतेंगे 2029 में, अगर ये हाँ, लागू बिल्कुल करवा साहब। पाए, ये तो अगर परिसीमन पास होगा। करवा पाए। परिसीमन से क्या होगा आशीष, आपके चुनाव आयोग की जितनी धांधलियां होगी उस पर चद्दर गिरेगी हम्म कि भाई परिसीमन में ये अब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही नहीं। कहाँ है समाजवादी पार्टी का वोटर? वो तो ये 4 जगह पे इकट्ठा, एक जिला है ना जहां समाजवादी ही आएगा भाई, वो सिर्फ कोई नहीं आ सकता। 100% समाजवादी, 100% यादव उसी में है। वो एक सीट गई, लेकिन जो 4 सीटें थी यादवों की वो खत्म हो गई। ये प्लानिंग, और इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। मैं चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं आरने का रहने वाला हूं, मेरा सांसद चंद्रपुर में क्यों भाई, इतने दूर क्यों? क्या मतलब है 3 जिले क्रॉस करके जाऊं? मुझे चंद्रपुर जाना हो तो मुझे यवतमाल से वर्धा क्रॉस करना पड़ता, वर्धा से नागपुर क्रॉस करना पड़ता, नागपुर से मुझे चंद्रपुर जाना पड़ता है। क्यों? इसका कोई जवाब नहीं। चलिए, कोई चैलेंज स्टालिन स्टालिन का ट्वीट लाइए जरा, फिर खत्म करें प्रोग्राम। स्टालिन का ट्वीट लाइए। ये देखिए, स्टालिन ने ट्वीट अपना एक बयान के साथ लगाया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, दिस इज तमिलनाडुज फाइनल वार्निंग। ये आखिरी वार्निंग है। चला दीजिए। समझने में तो दिक्कत होगी, लेकिन तमिलनाडु के दर्शक तो कम से कम समझ ही पाएंगे। வணக்கம். தமிழ்நாட்டின் வாசல் வர வந்துட்ட பேராபத்தை பற்றி சொல்லவும் नीचे ट्रांसक्रिप्ट अंग्रेजी में ஒன்றிய पढ़िए। பாஜக அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கவும் தான் இந்த வீடியோ. தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக நிற்காம ஓடிக்கிட்டே இருந்தாலும் இந்த கடமையை தவிர்க்க முடியாது. நாளை மறுநாள் ஏப்ரல் 16 நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் கூடுதுன்னு சொல்கிறத விட தமிழ்நாடு மேற்கு வங்க தேர்தலுக்கு நடுவில் வலுக்கட்டாயமாக கூட்டப்படுதுன்னு தான் சொல்லணும். டீலிமிட்டேஷன்கிற தொகுதி மறுவரைகிற தொடர்பாக அரசியல் சட்ட திருத்தத்தை இந்த தொடரில் புல்டோஸ் பண்ண போகிறாங்க. முதல்ல இருந்தே இது பற்றி நம்ம தொடர்ந்து எச்சரித்தோம். மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும். தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா முழுக்க இருந்து இதனால் பாதிப்படைய உள்ள மாநில முதலமைச்சர்களையும் முக்கிய கட்சித் தலைவர்களையும் சென்னைக்கு அழைச்சி கூட்டு நடவடிக்கை குழு கூட்டம் நடத்தணும். மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்துங்க, அளவாக குழந்தைகளை பெற்றுக்கோங்க, குடும்ப கட்டுப்பாட்டை கடைபிடிங்கன்னு ஒன்றிய அரசு சொன்னதையெல்லாம் நாங்கள் கேட்டோம். சொன்னதை ஒழுங்காக செஞ்சதுக்காகவே எங்களுக்கு தண்டனை தருவீங்களா? தென் மாநிலங்கள் பாதிப்படையாது என நாடாளுமன்றத்தில் வச்சு பிரதமர் அவர்கள் உத்தரவாதம் தரணும்னு கேட்டோம். பதில் இல்லை. இதுக்காக பல்வேறு கட்சி எம்பிக்கள் பிரதமரை நேரில் சந்தித்து முறையிட நேரம் கேட்டோம். அதுவும் கிடைக்கல. இப்படி நம்ம சொன்ன எதையும் அவங்க காதில் வாங்காமல் திமுக மட்டுமல்ல, எந்த கட்சியோடவும் எந்த மாநிலத்தோடவும் எந்த ஆலோசனை நடத்தாமல் அவங்க இஷ்டத்துக்கு பண்ண பார்க்குறாங்க. நேற்று மரியாதைக்குரிய அம்மையார் சோனியா காந்தி அவர்களும் நாம் கேட்குற அதே கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறாங்க. பிரதான எதிர்க்கட்சியான कांग्रेस உள்ளிட்ட ये पूरा बयान काफी लंबा है, करीब 5 मिनट का है। मैंने शुरू में इसलिए क्योंकि तमिल भाषी लोग भी देखते हैं, तो इनका मैसेज कम से कम जाना चाहिए उसी भाषा में। नीचे ट्रांसक्रिप्ट है, बाकी लोग इंग्लिश में उसको देख सकते हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी इन्होंने चेन्नई में बनाई थी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें आए भी थे। उसमें ही इन्विटेशन गया था चंद्रबाबू को भी, चंद्रबाबू नायडू गोल हो गए थे। तो वो जो है उस ज्वाइंट एक्शन कमेटी से लेकर के, और दिल्ली में जो मीटिंग है सबसे महत्वपूर्ण है। एक बाइट और है, जरा वो भी सुनवा दीजिए, फिर क्लोजिंग करें। चलिए, चलाइए उसको भी। उसमें जो मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे के घर वाली 2026 में कंसेंसस होना था। कंसेंसस होने के बाद डिलिमिटेशन होना था, और वुमेन बिल तो पहले ही पास कर दिया गया है 2023 में, सर्वसम्मति से किया गया है। और इस समय जब चुनाव चल रहे हैं, 40 तमिलनाडु के और 42 बंगाल के एमपी इलेक्शन में हैं, यानी कि आप ये समझें कि 82 एमपीज आउट ऑफ 543 एमपीज बिजी हैं। तो क्या ऐसी जल्दी थी? सिर्फ ये है राजनीति का खेल खेल रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे। देखिए, 80 सांसद चुनाव में हैं, 543 में 80, और ये स्पेशल पार्लियामेंट सेशन, मतलब किसके गले उतरेगा ये? इतना मतलब ऐसा लोकतंत्र से बड़ा मजाक बेहूदगी कर रहे हैं, इतनी बेहूदगी। दूसरी बात,
प्रधानमंत्री कैसे बोल के आए तमिलनाडु में, केरल में कि डिलिमिटेशन में आपकी सीटें कम नहीं होगी? किस अधिकार से बोल के आए? क्या एक देश दो फॉर्मूला हो सकता है? डिलिमिटेशन का एक फॉर्मूला होगा कि इतने जनसंख्या पे इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद दक्षिण भारत के लिए कैसा आप करोगे अलग से? क्या दक्षिण और उत्तर में क्या डिवाइड करोगे आप? कैसा आप कह सकते हो? मतलब तमिलनाडु का जो 10 लाख पे एक सांसद और बिहार में 20 लाख पे एक सांसद, क्यों? बिहार की जनता ने क्या बुरा किया? और यदि बिहार की जनता के हिसाब से आप करोगे तो तमिलनाडु की आपकी सीटें कम हो जाएगी। और वैसे भी दूसरी बात भी कहता हूं, प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी सीटें इंपैक्ट होगी, इनकी सीटें वैसी की वैसी रहेगी, दक्षिण भारत की सीटें वैसी रहेगी और उत्तर भारत की सीटें बढ़ेगी। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन कहां से रह गया? क्यों दक्षिण भारत इस भारत के साथ रहे? आप देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप देश तोड़ने की नींव डाल रहे हैं। आप दक्षिण भारत के लिए अलग फॉर्मूला, उत्तर भारत के लिए अलग फॉर्मूला, तो अलग अलग देश जोड़ जाएंगे। तो एक देश का एक फॉर्मूला होना चाहिए। अलग फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला वो वक्तव्य भी चैलेंजेबल है कि परिसीमन में आपकी सीटें कम नहीं होगी। कैसे नहीं होगी कम? यदि इनकी सीटें कम नहीं होगी तो फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में बढ़ेगी क्यों? किस बिना पे बढ़ेगी? क्या हर राज्य को अलग फॉर्मूला होगा क्या? फॉर्मूला एक फॉर्मूला है, झांसा का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है झांसा का फॉर्मूला, सत्ता में बने रहने का फॉर्मूला, और कुछ नहीं। ये बहुत घातक है। नंबर्स तो नहीं है, लेकिन ये इस दौर में नंबर्स ना होते हुए भी सावधानी पूरी रखनी चाहिए। किस तरीके से, किसको कहां पर कैसे वोट डिवीजन, वाइस वोट से भी करवा सकते पास है। और वो डिवीजन मांगो तो बोलेंगे हमने सुना ही नहीं, किसी ने मांगा, हो गया हो गया हो गया, कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। और सुप्रीम कोर्ट में तो मालूम है, जब चीफ जस्टिस के सामने केस जाएगा तो बोलेगा तुम हार गए हो इसलिए आते हो मेरे पास। क्या क्या है लॉजिक? सुप्रीम कोर्ट बात छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में देखिए कोई भी मामला आजकल आता है। अभी जो है पवन खेड़ा को तेलंगाना से जो है हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी, उसके खिलाफ असम सरकार पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट, और अभी की ये खबर आई कि जो है उस अग्रिम जमानत पर जो हाई कोर्ट ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच ने रोक दिया कि नहीं कोई अग्रिम जमानत नहीं है, जाओ इसको गिरफ्तार करो, रोक दिया। मतलब जो चाहे आप, क्या चाहिए? जो स्वर्णकांता शर्मा के बारे में कल कहा था केजरीवाल ने ना, कि आपसे ईडी और सीबीआई जो डिमांड करती है आप उससे ज्यादा दे देती है। वो कहती है कि मतलब ईडी सीबीआई कहती है कि इनको क्या कस्टडी में 2 दिन के लिए ले ले, 12 दिन के लिए ले जाओ। आप कैसे, आपको क्या चाहिए? तुषार मेहता बहस में जो बातें बोल दे वो आप ऑर्डर कर देते हो। वो तो वो मजाक में भी बोलता है, अगर कई बार उसको भी नहीं पता है कि आदेश दोगे तो आप आदेश कर देती हो। ऐसी तो आप महान जज हो। मतलब किसी भी जज के बारे में अगर तथ्यात्मक रूप से ये चीजें अदालत में उसके सामने कहा जाए, वो जज दोबारा कदम नहीं रखेगी अपने चैम्बर में। निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है आशीष जी, निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। जज ये बोलते हैं कि आपके बेटे तुषार मेहता के साथ काम कर रहे हैं, अंडर काम कर रहे हैं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। वो जज खुद कहती है कि यस मैं इस केस से हट जाती हूँ। ये स्वर्णकाल है, स्वर्णकांता, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, ये स्वर्णकाल है। चलिए इजाजत दीजिए हमें। ये नपुंसक लोग हैं जो संविधान को अपने आप को स्तंभ समझते हैं, नपुंसक है। वो यादव आज रिटायर्ड हो गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज, जिसने कहा था कि बहुसंख्यकवाद, और जिसने कहा था कि बहुसंख्यक हिसाब से देश चलेगा। संविधान को जो नकारता है उसको आपने रिजाइन करने के लिए बोला, उसने रिजाइन नहीं किया, अल्टीमेटली वो रिटायर्ड हो गया और पूरे बेनिफिट्स लेगा अपने रिटायरमेंट के। कोलेजियम के गाल पर थप्पड़ मारा, कोलेजियम के गाल पे थप्पड़ नहीं, थूक दिया, मुंह पर थूक दिया। हाँ चलिए इजाजत दीजिए हमें। अभी जो है और भी तमाम विषय हैं इससे जुड़े, अब कल से स्पेशल सेशन है तो और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, सब लेकर के हम आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।